अब जो स्टार्ट हो गया ना, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेग्रांज के बाद कॉची, इंटीग्रल सरफेस वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आप नाम सुनते रहोगे, एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखो पहले ऑब्वियसली हम एक बार सॉल्यूशंस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या होते हैं सॉल्यूशंस वगैरह, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको पता है सारे के सारे, ओडी वगैरह में सब पढ़ रखा, वही चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। देखो हो क्या रहा है सॉल्यूशंस की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन बोल दूँ या मैं कंप्लीट इंटीग्रल बोलूँ, ठीक है जी, बात सेम है, ठीक है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए, बात एक ही है। द सॉल्यूशन एफ एक्स वाई जेड ए बी ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर पीडी विच कंटेन्स टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो काम की चीज ये है, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, अगर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मेरे होंगे, ठीक है, तो मैं बोलता हूं वो कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा, अगर उस सॉल्यूशन में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जैसे द सॉल्यूशन एफ एक्स वाई ऑफ एफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0 ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर पीडी विच कंटेन्स टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, क्योंकि यहां पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, इंडिपेंडेंट एक्स और वाई दो हो गए ना, जेड डिपेंड करता है एक्स वाई पर, तो इंडिपेंडेंट एक्स वाई हो गए, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे, इसका मतलब इसे कंप्लीट सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर पीडी का एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ तो मैं उसे जनरल सॉल्यूशन बोल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पे इस पे, ठीक है। ये आ गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हमेशा होंगे जनरल सॉल्यूशन से, जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर इंटीग्रल बनता है। अगर अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे, इसका मतलब मैं उसे कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल बोल दूंगा, वरना वो जनरल सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल फिर मैं किसे बोलूंगा भाई, जब उसकी कंडीशंस वगैरह को मैं उसमें रख दूंगा, ठीक है, तो मैं उसे पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल दूंगा, बस यही चीज है इसमें, तो और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ठीक है। बस मतलब यही चीज इंपॉर्टेंट थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे अगर उतने ही सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ गए तो मैं उस सॉल्यूशन को कंप्लीट सॉल्यूशन बोलूंगा, ठीक है जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस वगैरह आते जाएंगे, समझते जाओगे अब धीरे धीरे, कुछ है नहीं अब इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक ना, कुछ है नहीं, अपने आप पता चलता जाता है यार, ये चीजें तो अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी, धीरे धीरे अपने आप टकरा जाएंगी। इतना तो आपने एमएससी में कर ही रखा होता है कि भाई आप टच कर लो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंस की। हमने तीन इक्वेशंस पढ़ी थी भाई, लीनियर हमने पढ़ी थी, लीनियर पीडी, हमने फिर सेमी लीनियर पढ़ी, हमने क्वासी लीनियर, नॉन लीनियर देखी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने कहा था क्वासी लीनियर होती है, क्यों? क्योंकि हर किसी को अलाउ कर देती है। पी जो करली जेड बाय करली एक्स होता है उसका कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, करली जेड बाय करली वाई का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, आर जो होता है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर तीनों एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं, स्मॉल पी स्मॉल क्यू लीनियर होते हैं। तो एक क्वासी लीनियर की डेफिनेशन कर गया सेटिस्फाई, ठीक है, क्वासी की और लीनियर की कर गया। तो इस फॉर्म को जो भी इक्वेशन मेरी, मैं अगर उसे पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर में लिख दूं तो मैं इस फॉर्म को लैग्रांज इक्वेशन बोलता हूं, ठीक है। लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भाई सीधा साधा, जैसे हम किसी भी इक्वेशन को ओडी में कर ही रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है, देखो डेरिवेशन वगैरह आप देख सकते हो किसी बुक में, बेकार की बात है। तो सीधी सीधी अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है वो ये है, dx ओवर p इक्वल टू dy ओवर q इक्वल टू dz ओवर r, ठीक है। कोई भी मेरे पास इक्वेशन हो, कौन सी? लैग्रांज इक्वेशन, ये लैग्रांज इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होती है। पहला स्टेप बस ये करना है इसे सॉल्व करने के लिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को कोई भी ना इसके दो सॉल्यूशन पकड़ लेने हैं, दो चीजें, ये दो फ्रैक्शंस बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, ऐसा कुछ पकड़ लेना है और मेरे को दो सॉल्यूशन निकालने हैं। एक मान लो इससे आ जाएगा C1 बोल दूंगा, एक मान लो इससे आ जाएगा उससे C2 बोल दूंगा। मुझे दो ही सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, ठीक है। C1 वाले को मैं U बोल सकता हूं, C2 वाले को मैं V बोल सकता हूं, ठीक है। तो एक तरीका, अब देखो इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है C2 इज इक्वल टू फाई ऑफ C1, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0, या फिर ऐसा हो सकता है f ऑफ C1 कॉमा C2 इक्वल टू 0। ये सब सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ठीक है। कौन से सॉल्यूशन? जो C1 और C2 मेरे निकले हैं, u और v बोलता हूं मैं उन्हें। फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेट u इक्वल टू C1, v इक्वल टू C2, ठीक है। बी टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन दिस और दिस, समझ गए ना। u इक्वल टू f ऑफ v यहां से आ जाएगा, जैसे C2 इक्वल टू 5C1 आया, u इक्वल टू f ऑफ v भी आ जाएगा और v इक्वल टू f ऑफ u भी आ जाएगा। इनको हम बोल देते हैं जी इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है जी, ठीक है ना जी। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
dx ओवर p इक्वल टू dy ओवर q इक्वल टू dz ओवर r। जब भी मैं कभी इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं ना, होता क्या है, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात तो एक ये मैंने बता दी कि भाई कोई ना कोई तरीके होंगे। अभी हम देखेंगे 4 तरीके होते हैं जो मोस्ट कॉमन है। हालांकि आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा आपने तरीका लगा दिया और वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नेम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेम इंपॉर्टेंट नहीं, किस तरीके का क्या नाम है। तो मैं आपको चारों के कुछ क्वेश्चन वगैरह करवाता हूँ और फिर आप कुछ खुद करना। ठीक है, ओके। देखो मान लो ऐसी कोई भी इक्वेशन थी, इससे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, वो कहाँ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई मेरी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करनी है चीजों को। भाई ऑब्वियसली अब मैं कोई ना कोई फ्रैक्शन वगैरह देखना है। तो मान लो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ये उठा लिया, क्या दे रखा है, ये दे रखा है जी वाई जेड पी, स्मॉल वाले चल रहे हैं। ठीक है, कैपिटल वाला तो ये आ गया ना एक्स वाई जेड का फंक्शन, वाई जेड पी प्लस में ऐसे करते हैं तो माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू आर। आर क्या है, एक्स ऑफ जेड माइनस 2y। ठीक है, ये p कैपिटल वाला था तो ये कैपिटल वाला q हो गया और ये कैपिटल वाला r हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये कैपिटल वाला p हो गया, p प्लस क्यू इक्वल टू r। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बनाई, पहले कहां बनाई, अभी dx अपॉन वाई जेड मतलब dx अपॉन p, dy अपॉन q मतलब माइनस एक्स वाई, dz अपॉन r मतलब x ऑफ z माइनस 2y। ठीक है, ठीक है जी, ये नहीं है, ठीक बताओ मेरे को फटाफट, है ना जी। ठीक है, तो अब देखो dx ओवर वाई जेड है, dy ओवर माइनस एक्स वाई है, और dy ओवर ये क्या कर दिया मैंने, वाई जेड पी प्लस एक्स जेड क्यू, इधर एक्स जेड क्यू था यार, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे इससे, पर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हो जाए, प्लस एक्स जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई है यार, बस सिंपल सा एक्स वाई। ठीक है, प्लस एक्स जेड एक्स वाई। ठीक है जी, ऊपर वाला भी लिख लिया और नीचे वाला भी लिख लिया, गड़बड़ कर दी। वाई जेड पी प्लस एक्स जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, डी एक्स अपॉन वाई जेड, डी वाई अपॉन एक्स जेड, डी जेड अपॉन एक्स वाई। ठीक है, ये चीज ठीक है। मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं, मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी। अब मुझे क्या करना था, मुझे सॉल्यूशन निकालना था। मैंने क्या करना है, मैंने सॉल्यूशन या तो पहले इन दो से निकाल लेता हूं, मैं इसे फ्रैक्शंस बोल देते हैं, इस टाइप का नाम हो जाता है 2 फ्रैक्शंस एट अ टाइम यूज करना। ठीक है, या तो मैं इसको लिख लूं, इसको लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, dx अपॉन वाई जेड, अच्छा, और dy अपॉन एक्स जेड, dy अपॉन एक्स जेड। देखो करना क्या है, मैंने इंटीग्रेट करना है, ये चीज तो पता चल गई। ऑब्वियसली सॉल्यूशन को इंटीग्रल क्यों आ रहा था, इंटीग्रेशन से निकल रहा है वो। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मेरे को ये चीजें देखनी पड़ेंगी। इसे मैं इधर और लिख लेता हूं एक बार, एक्स वाई। देखो मैं इन दोनों को अगर ले लूं तो मेरे को पता चल रहा है z से z गायब हो रहा है, तो एक्स बचेगा, इसे मैं उधर ले जाऊंगा dx के साथ इंटीग्रेट, यहां y बचेगा उसे मैं उधर ले जाऊंगा इसके साथ इंटीग्रेट। ठीक है, समझ में आया जी अब। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसे करता हूं, z तो कैंसिल हो ही गया ना, तो ये x उधर चला गया, x dx इक्वल टू y dy। ठीक है जी, y dy, ये चीज क्लियर हुई। x dx माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, वो तो इक्वल टू c आएगा, 2 उधर चला आएगा, 2c मतलब c1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1, 2 तो कांस्टेंट ही है ना। ठीक है, अब मैंने ये वाला फ्रैक्शन यूज किया, अगर मैं ये वाला फ्रैक्शन यूज करता तो कोई दिक्कत होती, z हो, ठीक है, x कट रहा है, x कट रहा है, z उधर चला जाता, y इधर चला जाता, इससे भी आ रहा है आंसर। तो ये मेरा c1 आया था, इससे x मेरा कैंसिल ही हो रहा था, y उधर जाएगा तो y स्क्वायर अपॉन 2 और z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c2। ठीक है जी, नहीं है ठीक, समझ में आ रहा है कैसे मैं क्या कर रहा हूं। पहले इन दो को यूज कर लिया, फिर मैंने इन दो को यूज कर लिया। अगर मैं इन दो को यूज करता तो भी dx अपॉन वाई जेड और dz अपॉन एक्स वाई, तो y से y कैंसिल, x उधर चला जाता, z उधर, x स्क्वायर बाय 2
माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C3। इसमें 3 आ गए, साफ साफ दिख रहे थे, इसलिए तीसरा निकल गया, निकाल दिया, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब जो सॉल्यूशन इसमें आएगा वो क्या आ जाएगा, f ऑफ C1 C2 C3 इक्वल टू 0। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, f ऑफ C1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा C2 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमा C3 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। बात समझ में आई नहीं आई? बस ऐसे ही करना है। इस पूरी टाइप को बोलते हैं फ्रैक्शनल टाइप। ये सारे क्वेश्चंस अब आप खुद करके देख सकते हो जी अपने आप। ठीक है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप, कोई भी आपने 2 फ्रैक्शन यूज कर लिए, इधर वाला ले लो, इधर वाला 2 निकालो, बस C1 C2 बस बहुत है, f ऑफ C1 C2 इक्वल टू 0, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट एक और की बात कर रहा हूं, तो जैसे ये फिफ्थ, अब आप फिफ्थ को करके देखना, क्या इसी तरीके से हो जाएगा फिफ्थ? करो फटाफट। कर लिया होगा अब तक? ठीक है, देखो अब फिफ्थ में क्या है, इक्वेशन तो यही है, p माइनस क्यू स्मॉल वाले, ये log ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो p प्लस क्यू की इक्वल टू r, तो यहां पर कैपिटल P की वैल्यू क्या हो गई 1, कैपिटल Q की वैल्यू -1, कैपिटल R की वैल्यू log ऑफ x प्लस वाई। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक और चीज भी क्लियर होनी चाहिए, dx अपॉन 1 dy अपॉन -1 dz अपॉन log ऑफ x प्लस वाई। अब क्या करें, अब अटक गए। अब अगर मैं इन दोनों को लूं तो ठीक है, एक तो सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो फिर इसे कर देते हैं पहले। dx इक्वल टू माइनस dy, तो dx प्लस dy, इसका मतलब d ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू C1 मान लो, चलो C अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है। ठीक है, क्या है, अब ये तो आ गया मेरा फर्स्ट, इन दोनों से तो आ गया। अब मैं क्या करूं, क्या मैं इन दोनों को लूं? अब मेरा log x प्लस वाई, ये तो होगा ही नहीं ना, इंटीग्रेट इधर जाएगा तो चलो z तो मान लो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो क्या मैं इधर ले जाऊं इसे, वो इधर फिर y फंस जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, दूसरा टाइप हो जाता है इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने का। इनमें मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं x प्लस वाई इक्वल टू C1 को पहले यहां पुट कर देता हूं। ठीक है, तो अब मैं इसे देख लूंगा, dx इक्वल टू dz अपॉन लॉग C1, मेरे पास ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, मैं कैसे पढ़ूंगा इसे, x इक्वल टू मतलब x डॉट लॉग C1 इक्वल टू z, ठीक है, प्लस C2, तो x लॉग C1 माइनस z इक्वल टू C2, ये मेरा आ गया। ठीक है, तो बेसिकली C2 मेरा क्या आ गया, x लॉग C1 की वैल्यू वापस रख देंगे, x प्लस वाई माइनस जेड, z2 क्यों z। ठीक है जी, तो ये मेरा क्या आ गया, C2 आ गया, ये C2 है और ये C1 आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, f ऑफ C1 C2 इक्वल टू 0 बोल सकता हूं, या फिर मैं इसे u और v मानूं तो f ऑफ u v इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, समझ रहे हो। u इक्वल टू C2 इक्वल टू फाई ऑफ C1 भी मैं लिख सकता हूं। C2 क्या है, ये है, तो x log ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस वाई, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो, और ये भी, इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं ना, C1 C2 u v कुछ भी लिख दो, x log ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड x प्लस वाई इक्वल टू 0। बात आई जी, समझ में नहीं आई? ठीक है, कोई भी फॉर्म हो सकती है सॉल्यूशन की। अब देखो यही चीज है, बस इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है कि ये सब्जेक्टिव के लिए तो ठीक है, हमें प्रैक्टिस तो करनी है। अब आप ये 3-4 करके देख लेना, हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। ठीक है, और मैं क्वेश्चन से और लिखता हूं 2 टाइप के। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज देखो ये है कि अब अगर ये सब्जेक्टिव है तो ठीक है, हमें देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव होते, सारी टाइप में दे रखा होता, इस टाइप में कोई और आंसर होता, ठीक है, इस फॉर्म में, यहां इस फॉर्म में भी एक आंसर होता, तो अब मान लो आपका कोई क्वेश्चन कर रहे हो और वो जो फॉर्म आपकी आई मान लो ऐसी आ गई और आंसर उसमें ऐसा कुछ दे रखा था वैसा, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए पीडी का जो क्वेश्चन है ना और ज्यादा लेंथी हो सकता है, और एमसीक्यू में भाई जहां 3-4 पार्ट्स हों, 3-4 करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, वहां वो क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा, फिर तो एक ही क्वेश्चन
क्वेश्चन में बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए शॉर्टकट तरीका इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपको लगाना है। कहीं आप अब सोचो कि नहीं शॉर्टकट है तो फिर इन्हें तो छोड़ ही देते हैं, ये प्रैक्टिस हाथ से निकलने ज़रूरी हैं, तब वहाँ पर वो और जल्दी से होंगे, वरना इन्हें वहीं पर कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, फिर मैं अब इन्हें इरेज करता हूँ और मैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस लिखता हूँ और 2 टाइप और लिखता हूँ। ठीक है जी, ओके।